हाय दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर। आज का जो मेरा टॉपिक है वह है सूर्य। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के रूप में परीक्षाओं में अक्सर सूर्य से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है और इससे बहुत सारे कंफ्यूजन उत्पन्न होते हैं। तो उन सारी कंफ्यूजन का आज इस वीडियो में सफाया होने वाला है। इसके लिए जरूरी है कि आपको यह वीडियो एंड तक देखना होगा। और हाँ दोस्तों जी, जैसा कि आप इधर कुछ समय से देख रहे हैं कि वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है, तो हम आपको बता दें कि मैं जिस सेक्टर में काम करता हूं वहां पर बहुत सारे अपडेट आ रहे हैं, सरकार के द्वारा अपडेट आ रहा है। वो मुझे अपने कर्मचारियों को हेल्प करने के लिए हमें जो है कि उनकी मदद करने के लिए हमें दूसरा चैनल बनाना पड़ा है। तो उस चैनल पर हम विभागीय जो रूल है, रेगुलेशन है, उससे पर लगातार वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इस वजह से हम इस चैनल पर समय कम दे पा रहे हैं, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, आपके लिए हर संभव जितना हो सकता है हम आपको मदद करते रहेंगे। बस आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और दोस्तों को भी इस चैनल से जोड़े रखिए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। चलिए दोस्तों देखते हैं। जैसे कि हमारा हेडिंग आप देख रहे हैं कि इसमें सूर्य यानी सन पर बात होगी, इधर वर्ल्ड ज्योग्राफी हमने लिखा है। अब देखिए बिल्कुल ध्यान से एक एक टॉपिक को आपको समझना है। जैसे सूर्य के बारे में पहला चीज कहा जाता है कि सूर्य सौर मंडल का जनक है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछा जाता है सौर मंडल का जनक कौन है। तो शायद सी बात है, सौर मंडल का जनक सूर्य है, सौर मंडल का प्रधान भी सूर्य है, या फिर कहें सौर मंडल का मुखिया कौन है, इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। तो इनको याद रखने का बिल्कुल इजी ट्रिक है। सौर मंडल के बीच में कौन स्थित है? सबसे बीच में सूर्य है, और बाकी जो ग्रह, उपग्रह, पुच्छल तारा जो भी है वो उनकी परिक्रमा कर रहा है। तो जो मुखिया होता है, जो सबसे बड़ा होता है, बच्चे उन्हीं के चारों तरफ इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं। तो ये माइंड में आप रखिएगा। पहला टॉपिक क्लियर हो गया। दूसरा है सौर मंडल का सबसे बड़ा सदस्य, तो अभी क्लियर हो ही गया, सूर्य है। अगला देखिए क्या है, सूर्य प्रति वर्ष 12 तारामंडलों से होकर गुजरता है। तो ये भी प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि सूर्य प्रति वर्ष कितने तारामंडल से होकर गुजरता है। तो यानी टोटल 12 तारामंडल से गुजरता है एक साल में। तो हर महीने वो एक तारामंडल को क्रॉस करता है, ठीक है। और ये एक तारामंडल से दूसरे तारामंडल में प्रवेश जो करता है, इस प्रक्रिया को संक्रांति कहा। देखिए एक जो महत्वपूर्ण टॉपिक उभर कर सामने आता है सूर्य की रासायनिक संरचना को लेकर। हम आप जानते हैं कि सूर्य गैस का एक गोला है, ठीक है। तो सूर्य की रासायनिक संरचना, जैसे अभी आपने कई वीडियो में देखा है कि इस ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ। इस ब्रह्मांड में सबसे अधिक हाइड्रोजन है। तो आप देखते हैं कि जो आकाशगंगा है उनके किनारे पर जो बादल बनना प्रारंभ होता है हाइड्रोजन का। तो जाहिर सी बात है, जब ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन है तो स्वभावतः सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि रासायनिक संरचना को लेकर सूर्य में सबसे अधिक हाइड्रोजन है, उसके बाद हीलियम है, और उनके परसेंटेज को लेकर भी प्रश्न पूछता है कि सूर्य के अंदर, ये जो सूर्य है उसके अंदर हाइड्रोजन 71% है, उसके बाद हीलियम जो है 26.5% है। तो पहली बात थोड़ा गौर करने वाली है कि जब सूर्य बना था तो उसमें 100% जो है कि हाइड्रोजन था। जब हाइड्रोजन की अभिक्रिया हुई, संलयन अभिक्रिया हुई, उसमें हाइड्रोजन के परमाणु आपस में जुड़कर हीलियम का निर्माण करते थे, है ना। तो वही चीजें है कि हाइड्रोजन सबसे अधिक मात्रा में है और उसके बाद हीलियम है। ये दो टॉपिक आप याद रख लीजिएगा। अगला देखिए जो कंफ्यूजन वाली बात होती है वो कि सूर्य का केंद्रीय भाग और ऊपरी भाग को लेकर कंफ्यूजन होती है, क्योंकि दोनों का मिलता जुलता नाम है। कि सूर्य का केंद्रीय भाग को क्रोड कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में कोर कहते हैं, CORE, कोर, ठीक है। और उसी तरह ऊपरी भाग उसको किरीट कहा जाता है, जिसको आप इंग्लिश में कोरोना कहते हैं। तो क्लियर हो गया। सूर्य का एकदम केंद्रीय भाग, सबसे बीच वाला हिस्सा को क्रोड कहा जाता है और सबसे बाहरी हिस्सा को कोरोना कहा जाता है। कई बार इस किरीट को सूर्य किरीट के नाम से जानते हैं। अब देखिए
सूर्य का जब ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है, उसमें जो सूर्य का भाग दिखता है उसको वो यही भाग दिखता है, किरीट, सूर्य का ऊपरी भाग दिखता है, चारों तरफ का जो हिस्सा है वही भाग दिखता है। और सूर्य ग्रहण की स्थिति में इसी किरीट से एक्सरे की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसीलिए यह कहा जाता है कि जब सूर्य ग्रहण लगे तो आप उसे नंगी आंखों से मत देखिए, ठीक है। तो क्लियर हो गया। इसे इस सूर्य किरीट को कई बार सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। मुकुट यानी जो इंसान पहनता है चेहरे को ढकने के लिए। क्लियर हो गया। तो इसको याद रखिएगा, कोरोना को यानी किरीट को सूर्य मुकुट के नाम से जाना जाता है। एक महत्वपूर्ण टॉपिक यह है, सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या है। सूर्य जो इतना प्रकाश उष्मा की उत्पत्ति कर रहा है उसका कारण क्या है, इससे भी संबंधित प्रश्न पूछता है, और वो है नाभिकीय संलयन। जब आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो समझा होगा आपने कि सूर्य के अंतर्गत जो प्रक्रिया होती है, जो हलचल होती है, उसका क्या कारण है। तो रासायनिक के भाषा में, रसायन की भाषा में आप उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। दो ही तो अभिक्रिया है, एक नाभिकीय संलयन और एक होता है नाभिकीय विखंडन। विखंडन में क्या होता है कि बड़ा नाभिक टूटकर दो छोटे छोटे नाभिक में बदलता है। लेकिन जब नाभिकीय संलयन होता है, संलयन मतलब जुड़ना, दो छोटे छोटे नाभिक मिलकर जब बड़े नाभिक का निर्माण करे उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। यह सिंपल सी भाषा है ना। तो सूर्य की ऊर्जा का कारण नाभिकीय संलयन है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे देखिए, इसमें आपको सारे लेटेस्ट जो भी जानकारियां उभर कर सामने आई है उन सबको हम इस वीडियो में समाहित कर रहे हैं। जैसे एक लेटेस्ट क्वेश्चंस है, ये आपको क्या बोलते हैं, करंट अफेयर भी कह सकते हैं। सूर्य का अत्यंत निकट जाकर अध्ययन करने वाला मिशन, एक मिशन भेजा गया है जो सूर्य के अभी तक का सबसे निकट पहुंचकर उसका अध्ययन करेगा, ठीक है। तो उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको कहा गया है पार्कर सौर प्रोब, ठीक है। और उसको, इस मिशन को ही टच द मिशन के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो संचालन किया है वो नासा ने किया है, और इसे कब 2018 ईस्वी में शुरुआत किया गया, इनका प्रारंभ किया गया। तो क्लियर है, सूर्य का सबसे निकट जाकर अध्ययन करने वाला मिशन टच द मिशन है। इसको ऐसे याद रखिएगा। टच कब होगा, जब आप किसी को छुएंगे तभी तो उसे आप टच कहेंगे। तो ये भी ट्रिक आप अपना सकते हैं। सूर्य का सबसे निकट जाकर अध्ययन करने वाला मिशन टच द मिशन, है ना। तो क्लियर हो गया। नासा ने 2018 ईस्वी में इसका संचालन किया, उसको पार्कर सौर प्रोब भी कहा जाता है। एक लेटेस्ट जानकारी यह भी है, सूर्य का जुड़वा तारा, है ना, जुड़वा तारा किसे कहा गया है, वह है नेमेसिस। इसको हिंदी में भी नेमेसिस ही कहा जाता है और इंग्लिश में भी नेमेसिस ही कहा जाता है। यह जानकारी हमें दी है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के शोध से हमें पता चला है। तो यह भी प्रश्न पूछेगा कि सूर्य का जुड़वा तारा नेमेसिस है, इसका अध्ययन कहां के वैज्ञानिकों ने किया। तो इसका अध्ययन हो गया कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने, इनका शोध से पता चला। अब देखिए, सूर्य, हम आप जानते हैं कि सूर्य जो है एक जगह स्थित नहीं है, है ना, वह घूर्णन कर रहा है। आकाशगंगा के केंद्र के चारों तरफ घूर्णन कर रहा है। वो अपने जगह पे भी घूम रहा है, जैसे पृथ्वी के बारे में आप जानते हैं, वो अपने अक्ष पर भी घूमता है और सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा भी करता है। सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा उनके ग्रह कर रहे हैं, लेकिन सूर्य भी परिक्रमा कर रहा है। तो उसके गति को लेकर भी प्रश्न पूछा जाता है। सूर्य की घूर्णन गति मतलब अपनी जगह पर वह एक चक्कर कब लगाता है, तो वो है 25 दिन में। और पृथ्वी अपने अक्ष पर एक बार घूर्णन कितने समय में करता है, 24 घंटे में। तो ये ट्रिक आप अपना सकते हैं कि पृथ्वी का घूर्णन अवधि जो है 24 घंटे का है, वहीं सूर्य का घूर्णन अवधि 25 दिन है। तो घंटा और दिन, इस तरह का कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर सकते हैं। तो घूर्णन गति क्लियर हो गया। अब है सूर्य का परिक्रमण काल, मतलब उसके केंद्र के, आकाशगंगा के केंद्र के चारों तरफ जो सूर्य चक्कर का काट रहा है उसका काल कितना है, 25 करोड़ वर्ष में एक पूरा काल होता है। अब यहां पे देखिए, तो जब आप पिछला वीडियो देखे होंगे उसमें आपने पाया होगा कि यह समय हमेशा एक जैसा नहीं होता है। कभी 22.5 करोड़ वर्ष, तो कहीं पे 25 करोड़ वर्ष लिखा है। तो वो आप अपने हिसाब से ऑप्शन को देखकर यहाँ पे क्लियर कीजिएगा। अमूमन माना जाता है कि सूर्य का परिक्रमण काल जो है वह 25 करोड़ वर्ष है। अब देखिए, परिक्रमण काल है वो किस स्पीड से चल रही है, वह है 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से वह दौड़ लगा रही है।
और हम आप जानते हैं, जैसे कि पिछले वीडियो में भी यह हम क्लियर कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखिए, उससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। आप जब उस वीडियो को इजीली देख पाएंगे तब आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट वहीं पे क्लियर हो जाएंगे जो हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं। अब देखिए, सूर्य जो है आकाश गंगा के केंद्र से, यह जो मान लीजिए यह अगर आकाश गंगा है, यहाँ पे उनका केंद्र है, इसके केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है, ये आप जानते हैं। अब उसी का चक्कर ये लगा रही है ना, तो 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से सूर्य परिक्रमा कर रहा है। तो इसकी इनसे भी संबंधित प्रश्न पूछता है और कंफ्यूजन होती है। देखिए 25-25-25 मिला हुआ है, घूर्णन अवधि 25 दिन और परिक्रमण काल 25 करोड़ वर्ष, और उसी तरह परिक्रमण गति 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब देखिए, पृथ्वी से दूरी से संबंधित भी प्रश्न पूछता है, सूर्य की पृथ्वी से दूरी को लेकर भी। अब देखिए, हम आप जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ जो परिक्रमा लगाता है वो एक समान दूरी पे नहीं है, वो अंडाकार, एक तरह का अमूमन वो अंडाकार दूरी पे चलती है। कभी वो सूर्य के ज्यादा निकट पहुंच जाती है, कई बार होता है सूर्य से ज्यादा दूर पहुंच जाता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी को लेकर, तो यहाँ पे 3 तरह की दूरी आपको याद रखना है। माध्य दूरी, माध्य दूरी उसका औसत दूरी आप कह सकते हैं 14.96 करोड़ किलोमीटर। वहीं अगर अधिकतम दूरी की बात की जाए, सूर्य की पृथ्वी से अधिकतम दूरी जो है 15.91 करोड़ किलोमीटर है। वहीं सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी 14.70 करोड़ किलोमीटर है। तो इस तरह ये तीनों जो आंसर है आपको माइंड में सेट कर लेना है, ठीक है। माध्य दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर, अधिकतम 15.21 करोड़ किलोमीटर और न्यूनतम 14.70 करोड़ किलोमीटर। तो अभी रुकिए, जाइएगा नहीं, अभी और भी महत्वपूर्ण बातें आपको इस वीडियो में जानना है। तो चलिए अभी हम हाजिर होते हैं। आइए कुछ और महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। एक प्रश्न यहां से उठता है सूर्य के व्यास को लेकर। सूर्य का व्यास कितना है? वो 13,92,000 किलोमीटर है। ऐसे सब प्रश्न अगर पूछा जाता है तो इसको याद रखने का एकमात्र ट्रिक है, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं या फिर आप पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल शांत होके 2-4 बार इनको पढ़िए, है ना। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। वहीं अगर व्यास आप याद रख लेते हैं तो त्रिज्या की बात आती है। अगर आप मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हैं तो क्लियर समझ सकते हैं कि व्यास जितना लंबा होता है उसका आधा कर दीजिए, त्रिज्या हो जाता है। तो वही है, इनका आधा यदि आप करेंगे तो उनकी त्रिज्या हो जाएगी। त्रिज्या कितना है? 6.96 गुना 10⁵ किलोमीटर, या इनका आधा कीजिए, दोनों सेम हो जाएगा। तो व्यास और त्रिज्या आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, एक प्रश्न यहां से लेकर उठता है कि सूर्य के केंद्र का तापमान कितना है। जानते हैं कि सूर्य का तापमान हर जगह एक जैसा नहीं है, केंद्र का अलग तापमान है और बाह्य सतह का अलग तापमान है। केंद्र का तापमान अधिक होता है क्योंकि वहां पर नाभिकीय संलयन होता है, वहां पे दबाव सबसे ज्यादा होता है, इसलिए वहां का तापमान भी ज्यादा होता है। तो सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। उसको इस भाषा में भी लिख सकते हैं 1.5 × 10⁷ डिग्री सेल्सियस। यहां तक कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। एक प्रश्न ये होता है, जैसा कि केंद्र का तापमान हुआ, तापमान को लेकर बिल्कुल आपको केयरफुली रखना है, बिल्कुल सतर्क होकर रखना है, क्योंकि केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। वहीं सतह का तापमान जैसे जैसे आप बाहर की ओर चलते हैं तापमान घटता जाता है। वहीं होता है सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। कहां पे होता है कि 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है और कहां पे 6000 डिग्री सेल्सियस है। तो इनको 15 मिलियन बाय 6000 डिग्री सेल्सियस इस तरह आप याद रख सकते हैं। चलिए, सौर कलंक का तापमान, एक सौर कलंक है मतलब सूर्य पर धब्बे पाए गए हैं, उन धब्बे का भी तापमान होता है, ठीक है। सौर कलंक का तापमान, जाहिर सी बात है, धब्बा मतलब अंधकार वाला एरिया है तो वहां का तापमान बहुत कम होता है, ठीक है। क्योंकि सौर कलंक जो है वह सूर्य के सतह पर ही पाया जाता है। जब देख रहे हैं कि सतह का औसत तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है, वहीं सौर कलंक का तापमान उससे कम यानी 4500 डिग्री सेल्सियस है। तो तापमान को लेकर 3 तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको याद रखिएगा। अब देखिए, इसी सौर कलंक की खोज किया था गैलीलियो ने, ठीक है। अपने दूरबीन की सहायता से गैलीलियो ने सौर कलंक का खोज किया था। तो यह भी प्रश्न पूछा जाएगा, याद रखिएगा। एक प्रश्न यह पूछा जाता है
कि सूर्य से जो प्रकाश चलता है वह पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है। यह प्रश्न एक बार बीपीएससी प्री के एग्जाम में पूछा गया है और बहुत से लोग जल्दबाजी में गलती कर गए हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ऑप्शन ई भी पाया गया है। अभी तक का पूछा जाता था कि ऑप्शन ई में रहेगा, तो अब भाई प्रश्न को बिल्कुल केयरफुली देखना है। बहुत से लोग 8 मिनट मार के चले आए थे और वो ऑप्शन गलत हो गया था। तो 8 मिनट तो है, लेकिन पूरा पूरा इनका जवाब याद रखिए। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकंड। ठीक है, 8 मिनट 16.6 सेकंड समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। अब देखिए, सौर ज्वाला को लेकर भी प्रश्न पूछा जाता है कि सौर ज्वाला को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल सावधानी बरतिएगा। सौर ज्वाला को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। उत्तरी ध्रुव पर अलग नाम, दक्षिणी ध्रुव पर अलग नाम से। वहीं देखिए, उत्तरी ध्रुव पर सौर ज्वाला को ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं, वहीं दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। बिल्कुल मिलना जुलना नाम है। उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस, दक्षिणी ध्रुव पे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। तो इस तरह 1-2 बार इनको रिपीट कीजिए, याद हो जाएगा। चलिए, एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी सौर दूरबीन, ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी सौर दूरबीन, और ये अवार्ड जाता है भारत के नाम, है ना। वो इसलिए कि भारत ने इस क्षेत्र में महारत हासिल कर ली है कि एशिया की सबसे बड़ी दूरबीन स्थापित किया है। वो किस नाम से? मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप, जिसको आप शॉर्टकट में छोटा नाम में मास्ट के नाम से भी पुकार सकते हैं। तो क्लियर हो गया, मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप को शॉर्टकट में मास्ट कहते हैं। इसकी स्थापना इसरो ने राजस्थान में 2015 ईस्वी में किया। इनका शुभारंभ 2015 ईस्वी में हुआ। तो इससे संबंधित कई सारे ऑप्शन हैं, कई तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, इनको ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए, एक प्रश्न है महत्वपूर्ण प्रश्न कि ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा, ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा को कहा जाता है इकारस। क्लियर, इसको भी याद रखिएगा। पिछले वीडियो में हमने पृथ्वी से दूरी के आधार पर तारों का जब वर्गीकरण किया था, तो उसमें हमने बताया था इकारस सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित तारा है। जब ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा है, तो सूर्य से भी सबसे दूर स्थित तारा होगा इकारस। अब देखिए, सूर्य की आयु को लेकर भी प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्य की आयु कितनी है। तो उसकी आयु है 5 बिलियन वर्ष। ठीक है, सामान्य तारे से बहुत कम इनकी आयु रह गई है। ठीक है, अब देखिए, सौर चक्र को लेकर भी प्रश्न पूछा जाता है कि सौर चक्र कितने समय का होता है। सौर चक्र 22 वर्ष का होता है। ठीक है, यह चक्र जो है घटता बढ़ता रहता है। 11 वर्ष तक बढ़ेगा, फिर 11 वर्ष तक घटेगा। तो यह सौर चक्र जो है यह 22 वर्ष का होता है। इस तरह दोस्तों, आई होप कि सूर्य से रिलेटेड जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे हमने आपको कवर करा दिया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये सब प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। और हाँ दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगता है। देर आते हैं, दुरुस्त आते हैं, आपके लिए संपूर्ण तैयारी लाते हैं। तो चलिए, मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।